Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 3 Positive Health and we have read 2 or 3 pages of this chapter already. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Now let's start the chapter. हमने जैसा कि 2 और 3 पेजेस पढ़ लिए थे तो हम डायरेक्टली उस पेज पे चलते जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने पेज नंबर फर्स्ट सेकंड भी पढ़ लिया था और थर्ड वाले पे थे जिसमें अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ हमने रीड आउट कर लिया था। और इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं अब है ईटिंग बिहेवियर। तो सबका फोकस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ईटिंग बिहेवियर वाला हम लेने वाले हैं, तो आ जाइए सब और फोकस रखिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपसे वर्ड्स पूछूंगा तो इसके आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे देने हैं, तो आप तैयार रहिए। ईटिंग बिहेवियर, हम बात करते हैं किसकी? ईटिंग बिहेवियर की। हमारा ईटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, खाना किस प्रकार से खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए हम खाते वक्त, कई सारी बातें हैं वो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट ईटिंग बिहेवियर के अंदर। थोड़ा सा स्क्रीन में फिट कर लेता हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए अच्छी तरह से। ओके, वी ह्यूमन बींग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम मानव प्राणी प्रतीत होते हैं कि हमने खो दी है, लॉस्ट कर दी है एबिलिटी। कैसी एबिलिटी है? मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़, कि मॉनिटर करने की। मॉनिटर का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, ऐसा लगता है कि हमने खो दी है। किस चीज़ की देखभाल करने की? हमारे शरीर को, ताकि हम मेंटेन कर पाए हेल्थ को। स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी कि हम हमारे शरीर की देखभाल करें, लेकिन जो देखभाल करने वाली जो एबिलिटी, योग्यता है हमारे अंदर, ऐसा लग रहा है कि हमने खो दिया है। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड। अब क्या करने लगे? हम रिफ्यूज़ करने लगे, हम इनकार करने लगे हैं समझने से। हमारे खुद के शरीर के जो सिग्नल्स है और जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनको समझने से हम अब इनकार करने लगे हैं, मना करने लगे हैं। इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया, बल्कि अब हम क्या करने लगे हैं? फॉलो करने लगे हैं एडवाइस डॉक्टर्स की और मीडिया की और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करने लगे हैं। जैसा कि हम हमारे जो टेलीविज़न में एडवर्टीज़मेंट आते हैं उसको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे उसमें कई प्रकार से कहते हैं कि विटामिन डी के लिए दूध में ये मिला है, वो मिला है, तो हम उसको फॉलो करने लगे। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या हमें फॉलो करना चाहिए, उस चीज़ को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। समटाइम्स our jealous parents force infants and small children to eat। कि क्या कह रहे हैं कि कई बार देखा गया कि जो ओवर जीलस, देखो ओवर जीलस का मतलब अति उत्साहित। आपको ये वर्ड मुझे बताना भी, ओवर जीलस का मतलब क्या? ओवर जीलस का मतलब अति उत्साहित। जो माता पिता है वो बाध्य करते हैं अपने इन्फेंट्स को, इन्फेंट्स का मतलब शिशु और छोटे बच्चों को, कि वो खाना खाए, ईट करे, बिकॉज इट्स अ फीडिंग टाइम, क्योंकि खाना खाने का समय हो गया। कई बार जो माता पिता, मदर स्पेशली हमको फोर्स करते कि बेटा खाना खा लो, समय हो गया है, खाना खा लो, समय हो गया है। वो हमको खाना खिला रहे हैं क्योंकि खाने का समय हो गया है, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री। इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं इसलिए खाना नहीं खिलाया जा रहा। खाना इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि खाने का समय हो चुका है। और चिल्ड्रन मे बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और जो बच्चे हैं उनको खिला दिया जाता है मोर देन देयर बॉडीज डिमांड। किससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा जो उनकी बॉडी डिमांड करती है, मांग करती है, उनके शरीर जो मांग करता है उससे भी ज़्यादा उनको भोजन खिला दिया जाता है, और नीड और आवश्यकता से भी अधिक। बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ किताबें हैं जो डिक्टेट्स करती है, बताती है कि कितना ज़्यादा भोजन रिक्वायर होता है एक बच्चे को। ये कुछ किताबें बताती है, उस किताबों के अनुसार ही वो जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देता है। एज अ रिज़ल्ट, परिणाम स्वरूप, बच्चे जो चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, और जो बच्चे हैं वो बड़े होते चले जाते हैं इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, जो महत्वपूर्ण शरीर के जो संकेत है उनको नज़रअंदाज करते हुए वो बड़े होते चले जाते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं। अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, कब तक? जब तक आखिरकार ये जो सिग्नल है, ये जो संकेत है, ये बिल्कुल कमज़ोर ना हो जाए और असफल ना हो जाए। क्या होना? स्टिमुलेट होना। स्टिमुलेट का मतलब उजागर होना, सामने आना, कि ये स्टिमुलेट ही ना हो, सामने ही नहीं आए सिग्नल, वो बंद हो जाते हैं। देखा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि देखा कीजिए कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसको मान लीजिए रोज़ सुबह
9 बजे के आसपास भूख लगती है, लेकिन उसने स्टॉप कर दिया 9 बजे खाना और उसकी जगह वो चाय लेने लगा। धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ उसने इसी प्रकार से फॉलो किया, तो क्या होगा कि 9 बजे उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो सिग्नल जो आता था उसकी बॉडी को वो बंद हो जाएगा। व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि उसको उस वक्त भूख लग रही है और वो उस समय खाना नहीं खाएगा। तो जो सिग्नल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे भूख लगने के। तो हमने देखा कि जब कई बार देखा कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं, कई सारे कहते हैं कि हमें तो भूख लगती नहीं है। तो स्टिमुलेट नॉर्मली, और जो नॉर्मली जो स्टिमुलेट होता है, जो सिग्नल आते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, और जो लोग हैं या तो वो बहुत ज़्यादा खाएंगे या फिर बहुत कम, या तो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खाएंगे या फिर टू लिटिल का मतलब बहुत कम। एज इन केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसा कि कई सारे केसेस में देखा गया है कि कुछ जो छोटी लड़कियां हैं फिगर कॉन्शियस गर्ल, जो अपनी शेप को लेकर, देखो कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक, गर्ल का मतलब लड़कियां और फिगर का मतलब अपनी शेप को लेकर जो बहुत ज़्यादा चिंतित लड़कियां हैं, कहीं मैं मोटी हो गई, तो इस प्रकार की जो उनकी भावना है उस प्रकार से वो क्या करती हैं, कम खाना शुरू कर देती है, और जिससे वो कुपोषण का शिकार होते हैं, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना मिल नहीं पाता। However, if we change and fail to eat the precise amount of food, और वो असफल हो जाते हैं खाने में, एक स्पष्ट या जो प्रिसाइज है, जो महत्वपूर्ण अमाउंट ऑफ फूड का जो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, वो भी हम लेना बंद कर देते हैं। तो जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना भी हम नहीं ले पाते। However, if we change our attitudes and learn to trust our on body signals, हालांकि अगर हम बदल लें हमारे दृष्टिकोण को, हमारे एटीट्यूड को, और सीख लें विश्वास करना हमारे शरीर के संकेतों पर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से वी कैन हैव, तो हमारे पास में हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रॉपर न्यूरिशमेंट, हमको एक सही पोषण मिल सकता है इन करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा के अंदर, एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आ जाते हैं उम्मीदें और जिम्मेदारी, क्या क्या हमसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस का मीनिंग बताओगे? एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होती है, उम्मीद, आशाएं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होती है, जिम्मेदारियाँ। तो आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आप मुझे बताएंगे। अब आगे चलते हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, ये इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट का मतलब ये प्रवृत्ति है, ये कैरेक्टर है अधिकतर पेरेंट्स का, कि वो बड़ा प्रेम करते हैं और देखभाल करते हैं अपने बच्चों की। जितने भी माता पिता वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो ये प्रवृत्ति से ही है, ये जन्म मतलब कि ये व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर निहित होती है ये प्रवृत्ति कि वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, देखभाल करता है। तो बाय इंस्टिंक्ट मतलब प्रवृत्ति से ही जो माता पिता वो बड़े केयर करते हैं और लव करते हैं अपने चिल्ड्रन को। येट उसके बावजूद भी वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, और उसके बावजूद भी अक्सर देखा गया, वेरी ऑफन का मतलब अक्सर, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उम्मीदें हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा दबाव डालती है किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है बच्चों के ऊपर, कि माता पिता बच्चों से एक्सपेक्टेशंस कर ले कि जैसे कि मान लो कि किसी के माता पिता ने एक्सपेक्टेशंस कर रखी कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अब बच्चे के ऊपर प्रेशर आ गया कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। हो सकता है कि उसके अंदर उतनी योग्यता ना हो तो वो डॉक्टर ना बन पाए, लेकिन उस प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, तनाव में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, और जब वो उन महत्वाकांक्षाओं को और उस स्तर को पूरा नहीं कर पाता तो वो गलत कदम उठा लेता है। तो वही कह रहे हैं कि जो माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस है और जो एम्बिशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है बच्चों के ऊपर। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं उस स्तर पर जो माता पिता की महत्वाकांक्षा है, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तो वो पीड़ित हो जाते हैं, सफ़र का मतलब पीड़ित हो जाते हैं अत्यधिक दबाव से, तनाव से, इस दोनों का मतलब एक ही है, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर, और इससे क्या होगा, वो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन की ओर चले जाएंगे, वो दवाओं के ऊपर नशे के आदी हो जाएंगे, या दूसरा बिहेवियर उनको आ जाएगा, जैसे एज वे ऑफ अवॉइडिंग रियलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, और जो सिचुएशन की जो रियलिटीज़ है, जो वास्तविकता है, उसको वो अवॉइड करने लगेंगे, नकारने लगेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बच्चे है और उसने सोच रखा था कि 90 बनेगी और उसकी 80 बनी, या फिर मान लीजिए 70 बनी, तो वो रियलिटी को नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा, नहीं मैंने तो अच्छा किया था पेपर, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, तो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है
कि मेरे अंदर भी कुछ खामियां हो सकती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके वो कुछ दूसरे तरीके ढूंढेगा अपनी उस वास्तविकता को छिपाने के लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। अब देखो क्या करें, शुरुआत से जो चिल्ड्रन है उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए कि वो डेवलप हो, विकसित हो इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, कि उनका जो प्राकृतिक खुशनुमा तरीका है उसी के अंदर वो विकसित हो विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। किसके नियंत्रण में? माता पिता के प्रेम, निर्देशन और देखभाल के अंदर ही वो क्या हो, बड़े हो खुशनुमा तरीके से, विदाउट टू मच प्रेशर, बिना ज़्यादा दबाव डाले हुए। A change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। और अगर चेंज है, एक चेंज आ जाए कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में, कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत जो माता पिता का दृष्टिकोण बर्ताव है, ठीक है ना, अगर उसमें चेंज आ जाए तो वो मदद करेगा रोकने में बहुत सारे केसेस को ड्रग डिपेंड होने में, कि जो बच्चे ड्रग डिपेंड हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, उनको रोकेगा, दबाव नहीं होगा तो वो नशे की लत नहीं लगेगी उन्हें या दवाओं पे निर्भर नहीं होंगे अगर माता पिता अपने परंपरागत दृष्टिकोण को बदल ले। और जो किशोर अवस्था वाली जो समस्याएं होती है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। एडोलसेंट प्रॉब्लम भी रुक जाएगी अगर माता पिता उन पर विश्वास जताने लगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालें और अपने परंपरागत नेचर को, स्वभाव को, बर्ताव को बदल ले। तो आप मुझे इसमें से 2 वर्ड बताएंगे, एक तो कन्वेंशनल वर्ड का मीनिंग बताएंगे, कन्वेंशनल वर्ड का क्या मीनिंग है, और सेकंड वर्ड है एडोलसेंट। एडोलसेंट का क्या मीनिंग है आप ये भी मुझे बताएंगे। अब चलते हैं आगे। जस्ट अ मिनट। यस, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। कि क्या करें, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, कि हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारे माता पिता की जो जिम्मेदारियाँ, पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब जो माता पिता की जिम्मेदारियाँ हैं वो भी समझना चाहिए। टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो संसार के पर्यावरण के प्रति, मतलब संसार के प्रति जो हमारी माता पिता की जिम्मेदारी, उसे हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि याद रखिए कि जो रहने की जो स्पेस है, लिविंग जो स्पेस है इस संसार की, वो सीमित है। वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। और हमें क्या करना होगा कि वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, हमारे पास में पर्याप्त जगह होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए, हमारी भविष्य जो आगामी जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो हैप्पीली रह सके, उसके लिए स्पेस होना चाहिए, हैप्पीली स्पेस मिल सके उनको, पर्याप्त स्पेस मिल सके उनको, इतनी जगह होनी चाहिए। टू अचीव दैट एम, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। कि क्या करें, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस एम को प्राप्त करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग का क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, हमें फैमिली प्लानिंग अपनानी होगी, हमें परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। और हमको जो बर्थ रेट है वो भी क्या करनी होगी, सीमित करनी होगी। आपने देखा होगा जो हमारे दादाजी थे या उनके भी जो पेरेंट्स थे, उनके जो बच्चे थे वो 7-7, 8-8 हुआ करते थे, जिससे काफ़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। और अब देखो कि हर कपल के लगभग 2 या 3 होते हैं, ये सही भी है, वो उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनकी अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमें फैमिली प्लानिंग अपनानी होगी और जो बर्थ रेट है उसको लिमिट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसे 1 या 2 चिल्ड्रन रख के, पर कपल के कितने, 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years, और हर बर्थ के बीच में, हर जन्म के बीच में एक गैप होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए 3 से लेकर 4 साल की, सो दैट ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि प्रत्येक जो बच्चा है वो डिप्राइव्ड ना हो। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित ना हो। ये वर्ड मीनिंग बताओगे आप मुझे, डिप्राइव्ड का मतलब क्या है? वो वंचित ना हो, किससे? उस अधिकार से जो पर्याप्त माता पिता के प्रेम और देखभाल का, मतलब हर बच्चे को पर्याप्त माता पिता का प्रेम और केयर मिले, देखभाल मिले, ये ध्यान रखना है। और ये कब हो सकता है? जब बच्चे के बीच में 3 से लेकर 4 साल का गैप होगा, तो उसे पर्याप्त माता पिता का प्रेम और केयर मिलेगी। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, कि फैमिली प्लानिंग का वास्तविक मतलब ही फैमिली वेलफेयर है। वेलफेयर का मतलब परिवार कल्याण, तो परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ ही क्या है? परिवार कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी, क्योंकि यह मदद करता है किसको? वुमन को हेल्दी रहने में पर्याप्त रूप से, कि ये वुमन को हेल्दी रखेगा पर्याप्त, टू कंट्रीब्यूट टू हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और फिर वो जो वुमन है
सॉरी जो वुमेन है, जो औरत है, वो अपना योगदान दे पाएगी एक हैप्पी होम एनवायरनमेंट बनाने में, एक खुशनुमा घर का वातावरण बनाने में वो मदद कर पाएगी। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू वेलफेयर। और जो एक हैप्पी हेल्दी मदर है, एक खुशनुमा स्वस्थ माँ क्या होती है, चाबी होती है एक किसकी, द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली, मतलब पूरे परिवार की कल्याण की। पूरे परिवार का कल्याण तभी होगा जब उस परिवार की जो माँ है वो स्वस्थ और खुश होगी। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। देखो क्या कह रहे हैं कि जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। अगर हम पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू डेवलप अ हेल्थी माइंड, और अगर हम डेवलप करना चाहते हैं एक हेल्थी माइंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। तो हमें सीखना होगा कि हम रिलैक्स करें प्रॉपरली, मतलब पर्याप्त रूप से आराम करें। एंड टू डेवलप वेज टू डील विथ डे टू डे स्ट्रेस, और साथ ही साथ हम डेवलप करने होंगे तरीके जिससे हम डील कर पाएँ डे टू डे स्ट्रेस, जो रोज़ का जो दबाव होता है, तनाव होता है आए दिन का, उसको हम क्या कर पाए, डील कर पाए, उसे समझौता कर पाए, उसे सहन करने की हमें हिम्मत आए, वो तरीके हमें अपनाने होंगे। Many diseases such as high blood pressure, some heart problems are thought to be related to stress। कई सारी बीमारियां जैसे कि अत्यधिक ब्लड प्रेशर होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, या कुछ हृदय संबंधी बीमारियां वो मानी जाती किससे, हार्ट रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड मानी जाती है, तनाव संबंधी मानी जाती है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और हम जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जो आराम करने की जो तकनीक है, उसे अपनाकर यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आप अवॉइड कर सकते हो कई सारी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या जो बीमारियां होती है उसे हम दूर कर सकते हैं। कैसे, आराम करके, आराम की तरीका अपनाकर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब ये पैराग्राफ बचा है, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर, हालांकि, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, कि यहाँ तक कि जब गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, डिजीज़ में आकर उस समय भी बीमारियाँ हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको बीमारियाँ नहीं होगी, बीमारियाँ हो सकती है। आप अगर गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको कई सारी बीमारियाँ हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें, ईच पर्सन इज़ एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज, कि हर व्यक्ति जोखिम में, मतलब हर व्यक्ति को रिस्क होता है कि वो बीमार हो सकता है या चोटिल हो सकता है लगभग 2 बार साल में। ये एवरेज है, साल में अगर 2 बार बीमार पड़ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति अस्वस्थ है, वो स्वस्थ ही है, लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति के साथ में भी होता है कि वो साल में 2 बार बीमार हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम डील करें किसी भी बीमारी और इंजरी के साथ में वास्तविक रूप से, रियलिस्टिक वे में। कोई बीमारी हुई तो हमको उसको बीमारी समझना चाहिए, ठीक है ना, और रियलिस्टिक वे में ही क्या करनी चाहिए, उस बीमारी का, उस इंजरी का इलाज करना चाहिए, डील करनी चाहिए उसके साथ में, और साथ ही साथ समझदारी तरीके से, बिना डरे हुए, बिना परेशान हुए, बिना पैनिक हुए। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टैक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, कि क्या करें, जो जानकारी है शरीर की वो हमारी मदद करेगी किसमें, मैनेज करने में, व्यवस्था करने में, किसकी, इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो उस समय हम अपने आप को मैनेज कर सके, इसके लिए हमारे शरीर की जानकारी हमें मदद करेगी। इससे पहले कि हम डॉक्टर को क्या करें, कांटेक्ट करें, डॉक्टर को कांटेक्ट करने से पहले यही स्थिति हमको क्या करेगी, मदद करेगी, व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी है। एनी मेडिकेशन और ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर नीड टू बी मॉनिटर, और कोई भी दवाई या ड्रग्स का मतलब ही दवाई, जैसे कि एंटीबायोटिक है या स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, नीड टू बी मॉनिटर, उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, उसकी ध्यान रखा जाना चाहिए डॉक्टर के द्वारा, या फिर कोई दूसरा क्वालिफाइड पर्सन है हेल्थ प्रोफेशन में उसके द्वारा। कि कोई भी हम पेन किलर ले रहे हैं या कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हम किसकी निगरानी मिले, या तो हमको डॉक्टर क्या करे, एडवाइस दे, या कोई भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर कोई भी व्यक्ति है तो वो हमको बताए कि आप ये ले सकते हो, अदरवाइज़ हमको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ इसके 1 मिनट,
जस्ट अ मिनट। इसमें हमारे पास में वो नहीं है। चलो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं और आप ट्रू फॉल्स का मुझे आंसर देंगे। ओनली फिजिकल फिटनेस इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, कि जो फिजिकल फिटनेस है वही नेसेसरी है कि हेल्थ के लिए? ट्रू और रॉन्ग, किसमें जवाब आएगा बताना। मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स हारमोनियस इंट्रैक्शंस विथ फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, वो ज़रूरी है प्रेम पूर्वक वार्तालाप के लिए, ताकि हम फैमिली मेम्बर्स के साथ में कर सकें, पड़ोसियों के साथ में कर सकें, दोस्तों के साथ में कर सकें। तीसरा, इन डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्ग, और जो विकसित राष्ट्र है उसमें पारिवारिक बंधन काफ़ी मजबूत है। कि ये बात सही है? आपको मुझे बताना होगा। अगला है इसमें, ये तीन ही बता देना आप तो। ओके, एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो।